हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं चुगली। चुगली तो सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी लोग करते होंगे। सबको पसंद भी ज़्यादातर होता है लोगों को। तो हम लोग आज चुगली करेंगे। चुगली कैसे करेंगे? चुगली करते कैसे हैं लोग? चुगली करते हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है, उसने अगर आपको कोई बात बताई और आपने वो बात किसी तीसरे व्यक्ति को जाके बता दी, तो ऐसे चुगली हो जाती है। ठीक। तो चुगली तो सभी करते हैं लगभग। मान लिया एक ये व्यक्ति है हमारा। ठीक। ये हमारा क्या है? एक व्यक्ति है। इसने एक बात आपको बताई, ये आप हैं। ठीक। ये आप हो गए। इसने अपनी बात आपको बताई। ठीक। तो ये आपके पास बात आ गई। आपने क्या किया? एक तीसरा व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त मान लिया, आपने उसको जाकर के उसकी सारी बातें बता दी। तो ये क्या हो गया? चुगली हो गया। अब जब इसने आपको कोई बात बताई, तो ये क्या हुआ? ये हुआ डायरेक्ट नरेशन। आपका क्या हुआ? डायरेक्ट। और जब आपने उसकी बात को दूसरे वाले को बता दिया, तो क्या हुआ? ये इनडायरेक्टली उसको बात पता चल गई। वही हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? नरेशन। नरेशन को ही हमने क्या कहा है? चुगली। नरेशन को क्या कहते हैं? कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। ठीक। आप देखते हैं नरेशन क्या होता है। अगर फॉर्मल तरीके से देखें तो होता है वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को अंग्रेजी में नरेशन कहते हैं। यानी वक्ता जो कुछ कहेगा, ये जो पहला वाला हमारे पास था व्यक्ति, ये क्या था? ये था वक्ता। ठीक। और जो दूसरा वाला आप थे, ये क्या थे? श्रोता। ये श्रोता हो गया। तो वक्ता जो बात कहता है, यानी कि जो पहला वाला व्यक्ति है, उसकी बात को व्यक्त करने के लिए, श्रोता जैसे आप हैं, इसकी बात को आपने जैसे व्यक्त किया, उसकी कला को क्या कहते हैं? नरेशन कह देते हैं। हम देखते हैं नरेशन के प्रकार कितने होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि कथन कहने के दो प्रकार होते हैं। ठीक। कथन कहने के दो प्रकार हैं, देख लेते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब आपने कोई बात सुनी थी, यानी कि वक्ता ने डायरेक्ट आपको कोई बात बताई थी, तो वो था डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आपने वही बात तीसरे व्यक्ति को बताई थी, तो क्या था? वो इनडायरेक्ट स्पीच थी। मतलब पहले वाले व्यक्ति की बात जब आपको पता चली, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब पहले वाले व्यक्ति की बात आपके थ्रू तीसरे व्यक्ति को पता चली, या किसी श्रोता के थ्रू तीसरे व्यक्ति को पता चली, तो क्या है? वो इनडायरेक्ट है। बात तो पहले वाले की है, लेकिन तीसरे वाले को पता चली, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। ठीक। थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा कि ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है भी। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अनिल ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? अनिल हमारा है वक्ता। ठीक। तो अनिल क्या है? वक्ता। अनिल ने कोई बात कही, क्या कहा? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट अनिल के द्वारा कही गई बात है। अगर आप सुन रहे हैं वहाँ पे, तो क्या है? यहाँ पे आप हो जाएंगे श्रोता। तो उसने क्या कहा? अनिल ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने डायरेक्टली क्या कहा? कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये अनिल के द्वारा कही गई बात है, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात है। ठीक। अब देखो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अनिल सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अनिल ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। मतलब अब अनिल नहीं कह रहा है बात, अब आप कह रहे हैं, यानी कि श्रोता, जो श्रोता था, अब यहाँ पे श्रोता कह रहा है बात किसी तीसरे श्रोता से। जो यहाँ पे अगला श्रोता था, उससे कह रहा है ये बात। तो अनिल की बात को कह रहा है कि अनिल ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। ये वाला श्रोता कह रहा है कि अनिल ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है तीसरे वाले व्यक्ति से। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता की बात को जिस मुख्य क्रिया से प्रारंभ करते हैं, वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कौन सी मुख्य क्रिया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य क्रिया आपकी दी हुई है सेड। ठीक। क्या दिया हुआ है? मुख्य क्रिया यहाँ पे दी हुई है सेड। तो इससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसी मुख्य क्रिया तो से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या होगा? पूरा ये आपका हुआ रिपोर्टिंग वर्ब।
बाकी का जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, यानी कि जो वक्ता की स्पीच है, जो कुछ वक्ता कह देता है उसकी वो स्पीच क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं अगर कोई स्पीच है मतलब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको स्पीच ही कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डायरेक्ट उस अनिल की बात कही हुई लिखी है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये कौन कह रहा है, ये अनिल कह रहा है ना, ये तो बात अनिल ने कही, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जैसा अनिल ने कहा है सेम वैसे ही लिखा है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जैसा कथन उसने कहा था अनिल ने सेम वैसा ही लिखा है। तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा इनडायरेक्ट बनाते वक्त ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, इन बातों को याद रखेंगे तभी हम बना पाएंगे। तो सबसे पहला है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा करके हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। पहले तो देखिए कॉमा लगा था सेंटेंस में, फिर क्या लगा था, इन्वर्टेड कॉमा लगा था। तो इनको जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पे हम लोग दैट, इफ़, वेदर, ये कंजंक्शन है हमारी, इनका यूज़ करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन दैट, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ दैट, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। इनडायरेक्ट बनाते वक्त जो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं उसमें क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। इसकी जगह पे हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं और वेदर का यूज़ करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इफ़ और वेदर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। दैट देखिए असर्टिव सेंटेंस जब होते हैं तो वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, ठीक। और जो हमारा ये दिया हुआ है इफ़ और वेदर, इफ़ और वेदर, इसका हम लोग इंट्रागेटिव में यूज़ करते हैं, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। यानी कि जैसे लिखा था अनिल सेड, अभी हमने सेंटेंस देखा था ना, लिखा था अनिल सेड। तो ये क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे सेड दिया हुआ है, तो सेड क्या है, सेड तो मतलब सेड दिया है मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट में है। हमको पता तो चल गया कि ये पास्ट में है, तो अब ये पास्ट में ही रहेगा। अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो पास्ट का ही कोई इसमें एक वर्ड लेंगे इसकी जगह पे, ठीक, जिससे उसका सेंस ना बदले, बट उसका जो वर्ड है वो बदल जाए, लेकिन वो रहेगा पास्ट टेंस में ही। इतना समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, से लिखा है तो से रहेगा, सेज लिखा है तो सेज रहेगा, सेड लिखा है तो सेड रहेगा, या विल से लिखा है तो विल से रहेगा। मतलब जिस टेंस में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब चेंज होती हैं तो वो कैसे चेंज होती हैं। आप देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में से लिखा है तो वो से ही रहेगा, अगर सेज लिखा है तो सेज रहेगा, अगर पास्ट टेंस का सेड लिखा है तो सेड ही रहेगा। लेकिन अगर इनके बाद में से टू लिखा है, यानी कि से टू लिखा है, तो ये टेल में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर से के बाद में या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए, टू कब लगेगा, जब इसमें ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम सेड टू मी, ऐसे ही तो लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे आगे सेंटेंस होगा, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पे सेड टू कब यूज़ हुआ, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी लगा है। क्या लगा है, ऑब्जेक्ट मी लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी लगा है, तभी तो हमने टू लगाया, नहीं तो टू लगाते ही नहीं, केवल हम राम सेड लिखते। लेकिन यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट लगाना है इसलिए हमने टू लगाया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे से टू लिखा है, मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा कुछ। तो ये भी कह सकते हैं हम कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होता है साथ में, तभी हम इसको से टू को टेल में बदलेंगे, और अगर सेज टू है तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। लेकिन अगर सेड टू है तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। अभी हमने बात की थी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये
पास्ट टेंस में दिया हुआ है, सेड टू क्या है पास्ट टेंस में, तो इसको हमने चेंज भी किया तो टोल्ड किया, टेल नहीं किया, टोल्ड किया, क्योंकि टोल्ड भी क्या है सेकंड फॉर्म है इसकी टेल की, तो ये मतलब पास्ट टेंस में ही रहा। तो इससे हमको ये मालूम हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं। कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं शब्द, कुछ होते हैं विशेष शब्द, उनमें कुछ परिवर्तन आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है, ये शब्द आते हैं कहाँ पे, ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, ये सारे शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। मतलब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होगा उसमें ये शब्द आएंगे। जैसे एक शब्द आया नाउ, तो नाउ को चेंज करके क्या लिखेंगे हम लोग, देन लिखते हैं। ठीक, नाउ को चेंज करके देन लिखते हैं। अगर दिस है तो उसको दैट लिखते हैं। ठीक, नाउ को चेंज करके देन लिखते हैं और दिस को चेंज करके दैट लिखते हैं। ठीक, अब अगला देखिए क्या है, दीज। दीज को हम लोग चेंज करके क्या लिखते हैं, दोज लिखते हैं। ये कब होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं। कब, इनडायरेक्ट बनाते वक्त। ठीक, जब डायरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा उसमें क्या लिखा होगा, नाउ लिखा होगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें नाउ की जगह पे देन लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार दिस की जगह पे दैट लिखेंगे और दीज की जगह पे दोज लिखेंगे। अगर दिया है हियर तो हियर की जगह पे देयर लिखेंगे। एगो दिया है तो एगो की जगह पे बिफोर लिखेंगे। कब, जब इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। अगर हेंस दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, देंस लिखेंगे। 10 दिया है तो वहाँ पे हम सो का भी यूज़ कर सकते हैं और इन द वे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। अगर दिया हुआ है जस्ट तो हम उसकी जगह पे देन का यूज़ करेंगे। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, कुछ शब्द और भी है इसी में आगे। तो ये क्या क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है टुडे। टुडे भी आता है किस में, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। तो टुडे आएगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, दैट डे लिखेंगे। अगर टुनाइट आता है तो टुनाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट नाइट लिखेंगे। अगर टुमारो आता है तो टुमारो को क्या लिखेंगे, टुमारो मतलब क्या होता है, आगे आने वाला कल, यानी आने वाला दिन, उसको ही तो कहते हैं कल। टुमारो क्या होता है, आगे आने वाला कल। तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं नेक्स्ट डे, अगला दिन, क्योंकि सेंस तो बदला नहीं यहाँ पे, बस क्या हुआ वर्ड बदल गए हैं। यहाँ पे भी मतलब था टुमारो का कि आगे आने वाला दिन, टुमारो का मतलब क्या था, आगे आने वाला दिन, और नेक्स्ट डे का मतलब भी वही है, अगला आने वाला दिन। अब देखते हैं यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है पिछला दिन, यानी जो दिन एक दिन पहले बीत चुका है। और यहाँ पे देखो प्रीवियस डे, इसको बदल के लिखते हैं प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का मतलब भी यही होता है पिछला दिन। अब देखते हैं लास्ट नाइट, एक शब्द दिया हुआ है, तो लास्ट नाइट का मतलब भी होता है पिछली रात। ठीक, तो इसको भी चेंज करके क्या लिखते हैं इनडायरेक्ट में, द प्रीवियस नाइट। ठीक, यानी कि पिछली वाली रात। प्रीवियस का मतलब ही पिछला होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, और वीक का मतलब सप्ताह, मतलब अगला सप्ताह। तो इसको भी फॉलोइंग वीक लिख सकते हैं, मतलब आने वाला सप्ताह। उसी प्रकार येट को हम लोग क्या लिखते हैं, टिल देन लिखते हैं। हाइदर को क्या लिखते हैं, थाइदर लिखते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप देखिए कुछ बातें और हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अभी हमने बात की कि हियर, दिस, नाउ, ऐसे कुछ शब्द जो विशेष आते थे उनको हम लोग चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हियर, दिस, नाउ आदि का देयर, दैट, देन में परिवर्तन नहीं होता है। कब, यदि वे सब ऐसी चीज़ों को बताएं जो रिपोर्ट करते समय मौजूद हों। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि दिया है हियर है, दिस है, नाउ है। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग हियर का देयर, दिस का डैट और नाउ का देन हम लोग यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन ये कभी कभी चेंज नहीं होंगे। कब चेंज नहीं होंगे, जब ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हों कि वो जो वस्तु सामने रखी है। मान लिया अगर आप एक किताब के बारे में बता रहे हैं और वो किताब आपके सामने रखी हुई है, वहाँ पे मान लिया इसको एक किताब मान लेते हैं। ठीक, आप इसकी तरफ इशारा करके अगर बात कह रहे हैं, ठीक, तो मतलब ये सामने रखी हुई है, तभी तो आप इस पर इशारा कर सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु की तरफ इशारा करेंगे तो वो सामने आपकी होगी, तभी आप इशारा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है अगर कोई वस्तु सामने रखी है तब अगर उसकी बात हो रही है, अगर वहाँ पे मौजूद है, क्या है, रिपोर्ट करते समय वहाँ पे मौजूद है, तो ये चेंज नहीं होंगे। यानी कि हियर, दिस, नाउ ये देयर, दैट और देन में
चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सामने उसी समय मौजूद है। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे, उसको इशारा करने के लिए हम लोग जैसे बताते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। जैसे एक दिया हुआ है, शी सेड दिस बुक इज माइन, यानी कि उसने कहा यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक के बारे में उसने अगर बात कही तो उसको पता है कि यहाँ पे पास में कोई पुस्तक रखी होगी, तभी वो इस पुस्तक को कह रही कि यह पुस्तक। नहीं तो उसको ये नहीं कह पाती कि यह पुस्तक, क्योंकि तब उस पुस्तक का नाम बताना पड़ता है या कुछ भी उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती। लेकिन अगर वो पुस्तक सामने रखी है तो हम उसको केवल यह पुस्तक कह के भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि आपके आसपास अगर कोई चीज़ रखी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको इशारा में बता सकते हैं कि यह पुस्तक, या वह पेन, या ऐसे कुछ बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, मतलब सामने मौजूद है। तो इसको हमने भी देखा कि इसका इनडायरेक्ट बनाते समय इनको परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं। सी सेड का तो सी सेड ही रहा। हमने पिछली अभी देखा है कि अभी ये सब देखेंगे, सेड और टोल्ड कैसे चेंज होता है, ये सब देख ही लिया है। तो यहाँ पे सेड है, सेड तो चेंज होना नहीं है, अभी हमने देखा है, क्योंकि सेड टू होता तो ये चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल सेड है तो सी सेड वैसे ही रहेगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोगों ने क्या यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। ये देखो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसको हटा के हमने दैट का यूज़ किया। अब एक बात देखने वाली है कि यहाँ पे देखो दिस लगा हुआ है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि दिस का दैट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने दिस का दिस ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये उस पुस्तक को इंडिकेट कर रहा है जो सामने मौजूद है, और हमको पता है जो सामने मौजूद होती है चीज़, उसके बारे में इंडायरेक्ट करते समय उसको परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक, तो हमने वैसे ही बनाया, सी सेड दैट दिस बुक वाज हिज, माइंड का हिज कर लिया। ये भी अभी देखेंगे कैसे कर लिया माइंड को हिज, ये भी अभी आप लोगों को बताएंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरी बात क्या याद रखने वाली है कि जो भी हमने शब्द दिए हैं इनमें परिवर्तन तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट टेंस में हो। अभी हमने देखा था दिस का दैट और दीज का दोज, देंस का हेंस का देंस हो रहा था, नाउ का देन हो रहा था। ये सब कब चेंज हो रहा था? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो स्टार्टिंग में आता है, जैसे सी सेड टू मी, ही सेड टू मी, राम सेड टू सीता, ऐसे जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अभी हमने डिस्कस किया था अभी। तो अगर ये पास्ट टेंस में है तभी इनके चेंज होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जाकर के जो ये शब्द आने वाले हैं, दिस दैट और दीज दोज, ये सब आने वाले, नाउ देन, टुडे दैट डे, ये सब आने वाले हैं, ये कहाँ पे आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। तो इनका चेंज तभी होगा जब ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। ठीक, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तभी जाके ये चीज़ें चेंज होंगी। ठीक, एगो हमने देखा था अभी, एगो को क्या करते हैं, बिफोर में चेंज करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो नियम हमारा है कि उपरोक्त शब्दों में परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, क्योंकि सेड लिखा है, सेड को पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। ठीक, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या यूज़ करते हैं, से यूज़ करते। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है सेड, तो सेड यानी कि पास्ट टेंस में है, तो जो हमारे शब्द दिए हुए थे वो परिवर्तित होंगे, यानी कि चेंज होंगे। तो यहाँ पे वो शब्द दिया हुआ है एगो, तो एगो को हम लोग क्या लिखते हैं, बिफोर लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे सेंटेंस में चेंज करके लिखा हुआ है। अब देखते हैं कैसे किया सेंटेंस, हमने कैसे बनाया। सेंटेंस हमारा है सी सेड आई बॉट दिस चेयर ए फ्यू डेज एगो। तो हमने बनाया सी सेड को सी सेड ही रहा, क्योंकि यहाँ पे टू लगा नहीं है तो सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट का यूज़ किया। अब यहाँ पे आई को सी कर दिया। अभी बताएंगे जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे सी कर दिया। अभी ये बताएंगे आप लोगों को प्रोनाउन चेंज करना। पहले यहाँ पे देख लीजिए, केवल यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी कि एगो जो आया है शब्द, ये हमको बिफोर में चेंज करना है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, एगो को बिफोर में चेंज किया है हमने। कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, तब हमने एगो को बिफोर में चेंज किया है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे दिए हुए हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ जाननी है कि एक फॉर्मूला टाइप लिख लीजिए या फिर जो कुछ समझ लीजिए। इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं एक शब्द सन। ठीक, ये सन लिख लिया।
अब हमने एस के ऊपर लिख लिया 1, ओ के ऊपर लिख लिया 2 और एन के ऊपर लिख लिया 3। तो एस का मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। अब ये जो फर्स्ट पर्सन, ये 1 लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 लिखा है इसका मतलब है सेकंड पर्सन और 3 लिखा है इसका मतलब थर्ड पर्सन। तो हमको इससे ये पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन जो हमारा है वो नो चेंज रहेगा। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब हमको ये भी देखना है कि अभी हमने देख तो लिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ये भी तो देखना है कि फर्स्ट पर्सन होता क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा है आई और वी, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और हमारा ये तो आई वी अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक। अब देखते हैं यू, यू हमारा है सेकेंड पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बाकी बचा ही, सी, इट, दे, ये चेंज होंगे, नो चेंज, ये चेंज होंगे ही नहीं, जैसे लिखे होंगे वैसे ही लिखे रहेंगे, तो ये क्या रहेगा, नो चेंज, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो अगर मान लिया सब्जेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो नहीं सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सब्जेक्ट आई आ रहा है या वी आ रहा है तो ये चेंज कैसे होगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक। मान लिया हमने यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख लिया, जैसे राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अगर इसमें देखा है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब, यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है। अगर ये आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमने देखा था कि ये रिपोर्टेड स्पीच के नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम। दूसरे कलर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने भी बात की थी कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है, क्या आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यह आई भी फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक। तो आई क्या हो गया, राम के अकॉर्डिंग आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। राम क्या है, एक लड़का है या कोई व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे। वैसे ही वो हमने ये भी देखा। अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा, अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस होता, फिर से देख ली, इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आई को इरेज कर देते हैं, मान लिया आई को हमने हटा दिया, ठीक। आई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सेकंड पर्सन को ही लिख दिया। सेकंड पर्सन क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है यू, यू ही तो है सेकंड पर्सन, अभी हमने बात की थी। तो यू हमारा है सेकंड पर्सन। तो अब हमने देखा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सेकंड पर्सन यू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है मी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी यहाँ पे यू के लिए आएगा। यू कौन सा है, यू दिया है प्रोनाउन, ये देखिए प्रोनाउन है ना यू, ये यहाँ पे देखिए यू है प्रोनाउन, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब ये चेंज होगा मी का, मी है या ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में यू का सामने वाला देखना क्या है, यहाँ पे देखना है ये क्या होगा, यू, ठीक। ये जो यू है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन यहाँ पे ये मी के प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि यू जो यहाँ पे दिया है ये प्रोनाउन दिया हुआ है। जो हमारा यू दिया हुआ है ये क्या है, ये प्रोनाउन दिया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, ये वाला प्रोनाउन दिया हुआ है। तो मी का प्रोनाउन क्या है, आई, तो हम यू की जगह पे क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, ठीक। हम लोग यहाँ पे चेंज करके लिख लेते हैं कोई अगर थर्ड पर्सन,
तो थर्ड पर्सन अगर हम लोग लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक, जैसे यहाँ पे सीता लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको कर लेते हैं इज, क्योंकि एम तो होगा नहीं सीता के साथ, पहले वाले में भी चेंज करके लिख लेना, तो ये क्या हो जाएगा? इज। तो सेंटेंस हमारा अब हो गया, राम सेड टू मी सीता इज गोइंग, ठीक। तो अब जो ये सीता है ये है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं, तो थर्ड पर्सन जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, ये पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। केवल क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे बस, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, ठीक। फिर सीता सीता ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है ही सी इट दे और जो भी थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं, तो वैसे ही सीता ही लिखा रहेगा, ठीक। उसका नाम वैसे ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं प्रोनाउन। अगर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो वो सब यहाँ पे क्या होता है, आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट आपका दिया है फर्स्ट पर्सन आई या वी, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सब्जेक्ट मान लिया आपका कोई लड़का है तो लड़के के लिए आप ही का यूज़ करेंगे, अगर लड़की है तो इट सी का यूज़ करेंगे, ठीक। और अगर आपका सब्जेक्ट ये दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका क्या है, अगर वो सेकंड पर्सन है यानी कि यू है, तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मान लिया अगर आपका मी दिया हुआ है तो मी का जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई, तो ये आई का यूज़ होगा। अगर अस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट तो वी हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम, तो उसके लिए हम लोग ही का यूज़ करेंगे। अगर हर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट तो सी का यूज़ करेंगे। वैसे ही इट और देम, इनके लिए भी इट और दे का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन वाला, फिर से बात कर लेते हैं। तो थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे थर्ड पर्सन लिखा होता है सेम वैसा ही लिखा रहता है। केवल क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका वर्ब अगर चेंज होना है, ऑब्जेक्ट लगा है, तो वर्ब आपकी चेंज होके से टू का टेल में, सेज टू का टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज़ करेंगे। बाकी का क्या होगा, वैसे ही रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं टेंस में कैसे चेंज होता है। मान लिया अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो आपका था, जो वक्ता कोई बात कह रहा था, उसकी बात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्या है, अगर वक्ता की बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे। मतलब अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल लगेंगे। वो सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर वक्ता का सेंटेंस जो स्पीच है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, सॉरी क्या है, वक्ता का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। अगर वक्ता का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर वक्ता की स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर वही वक्ता अपनी जो स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रहा है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना होगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं और भी टेंस है कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर पास्ट को हम क्रम से लिखें, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें, तो हम क्या देखेंगे, पहला वाला तीसरे वाले में चेंज हो रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है। अगर ऐसे देखें तो दूसरा वाला चौथे वाले में चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखिए जो तीसरा वाला है ये तो नो चेंज रह रहा है, क्योंकि इसके बाद में तो कुछ बच नहीं रहा है। पहला वाला तीसरे वाले में चेंज हो गया, दूसरा वाला चौथे वाले में चेंज हो गया, तो अब तो बचा नहीं, तो तीसरा वाला कैसे चेंज होगा, वो नो चेंज होगा। चौथा वाला भी इसके बाद में कुछ बचा नहीं, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी नो चेंज रहेगा। तो इसमें दो चीज़ याद रखना कि जो पास्ट परफेक्ट है वो नो चेंज रहता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो भी नो चेंज रहता है, और केवल पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, मतलब पहला वाला तीसरे में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, मतलब दूसरे वाला चौथे में चेंज हो जाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कोई चेंज होता नहीं है। फ्यूचर टेंस अगर फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है कोई आपका स्पीच
वक्ता ने कोई स्पीच दी है फ्यूचर टेंस में, तो वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस क्या हो जाता है, मान लिया अगर हेल्पिंग वर्ब विल लगी है तो विल को चेंज करके वुड कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, वुड हो जाता है, बस इतना हो जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब शैल है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल ही यूज़ करते हैं, तो अगर जो हेल्पिंग वर्ब है केवल इनको चेंज करते हैं, तो शैल को क्या करते हैं, शुड में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल लिखी हुई है तो इनडायरेक्ट बनाते समय केवल उसको वुड में चेंज करेंगे, बाकी का सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, ठीक। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल लिखी है तो इसको शुड में लिखेंगे, बाकी का सारा सेंटेंस आपका वैसा ही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी, हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन हो जाएगा। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में आपके दोस्त घर पे बैठे होंगे तो कुछ पढ़ा नहीं रहे होंगे, तो अगर आप वीडियो शेयर कर देंगे थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। और आप लोग सभी लोग वीडियो को या चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक बेल आइकन बना होगा ऐसे करके, तो उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जब हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत डायरेक्ट आपके फ़ोन में पहुंच जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया है और आप लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, तो आपका सारा कुछ क्लियर होता रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।